आज हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने पलटने जा रहे हैं जो लगभग खो ही चुके थे। बात है 1938 की और जगह है किन्नौर। एक ऐसी छिपी हुई दुनिया जहां देवता हुकूमत करते थे और पहाड़ों पर ताकतवर आत्माओं का वास था। सोचिए, ये कहानी तो हमेशा के लिए गुम हो सकती थी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी संस्कृति की कहानियों को कोई सुने भी तो कैसे। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ एक ऐसी भाषा जिसे समझना लगभग नामुमकिन हो। ये एक बहुत बड़ी पहेली थी, पर इसका जवाब मिला एक पुरानी भूली बिसरी नोटबुक में। तो चलिए पहले किन्नौर को थोड़ा जान लेते हैं। सतलुज नदी के किनारे बसा हिमालय का ये एक दूर का जादुई इलाका है। यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पश्चिमी तिब्बती, हिंदू और वहाँ की अपनी स्थानीय परंपराओं का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। इसी वजह से ये संस्कृति जितनी दिलचस्प है, उतनी ही रहस्यमयी भी। और इसी रहस्यमय संस्कृति के राज खोलने की चाबी मिली एक खोई हुई पांडुलिपि में, जो सन 1938 में लिखी गई थी। देखिए, इस नोटबुक का सफर भी किसी फिल्मी कहानी जैसा ही है। 1938 में इसे लिखा गया और फिर ये दशकों तक एक अंग्रेज अफसर के सम्मान में यूं ही गुमनाम पड़ी रही, और हाल ही में ये फिर से दुनिया के सामने आई। ये तो मानो इतिहास का एक ऐसा पन्ना था जो बस अपने पढ़े जाने का इंतजार कर रहा था। अच्छा, इसे लिखा किसने था? इसे लिखा था सांगला के सूरदास जी ने। और देखिए, वो कोई बाहर के इंसान नहीं थे, बल्कि किन्नौरी समाज के ही एक पढ़े लिखे इज्जतदार आदमी थे। उन्हें काम ही ये दिया गया था कि वो अपनी संस्कृति की लोक कथाओं को अंग्रेजी में लिखें। इससे हमें बहुत ही दुर्लभ और असली, मतलब एक इनसाइडर्स व्यू मिलता है। और सूरदास जी का काम इतना कमाल का था कि उनके अंग्रेज बॉस सर हैरोल्ड ग्लोवर भी हैरान रह गए थे। उन्होंने अपनी एक चिट्ठी में लिखा था, भला कौन सोच सकता है कि इसे इतनी अच्छी तरह से बताया गया है, वो भी एक बशहरी के द्वारा, एक विदेशी भाषा में। ये बात सूरदास जी की काबिलियत को साफ साफ दिखाती है। तो आखिर इस पांडुलिपि से पता क्या चलता है? सबसे पहली और सबसे अनोखी बात जो सामने आती है, वो है वहां के शासन की व्यवस्था, देवता का राज। इस सिस्टम का सीधा सा मतलब था देवताओं का शासन। यानी गांव के जो देवता थे, असल में शासक वही थे। वो अपने प्रतिनिधियों के जरिए ही गांव का सारा कामकाज चलाते थे, फिर चाहे वो न्याय करना हो या किसी की सेहत का मामला हो। ये देवता सिर्फ पूजा की मूर्तें नहीं थे, नहीं, बिल्कुल नहीं। वे पारंपरिक वैद्य थे, शाही खानदान के रक्षक थे, और कई बार तो गांव के गुजरे हुए बड़े नेताओं को ही देवता का रूप दे दिया जाता था। सच कहें तो किन्नौरी समाज की पूरी धुरी ही ये देवता थे। लेकिन रुकिए, कहानी बस यही तक नहीं है। गांव के इन देवताओं के ऊपर भी कोई था, कोई और, पहाड़ों में रहने वाली बहुत ही ताकतवर अलौकिक शक्तियां। यहां आत्माओं की दुनिया में एक साफ हायरार्की थी। गांव के देवता समुदाय का ख्याल रखते थे, ये ठीक है, लेकिन उनसे कहीं कहीं ज्यादा ताकतवर थीं पहाड़ी कालियां। ये वो आत्माएं थीं जो ऊंचे पहाड़ों में रहती थीं और मौसम जैसी कुदरती ताकतों पर इनका राज चलता था। इन कालियों के बारे में बताया गया है कि ये परियों जैसी महिला आत्माएं हैं। ये ना सिर्फ मौसम को अपने काबू में रखती हैं, बल्कि ऊंची चोटियों पर रहने वाले सभी जंगली जानवरों को अपनी पवित्र संपत्ति मानती हैं, और इनके इलाके में दखल देने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। इसी पांडुलिपि में एक चेतावनी भरी कहानी भी मिलती है। एक शिकारी था जिसका नाम था मालू। वो एक दिन गलती से भटक कर कालियों के इलाके में जा पहुंचा, और वहां उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने पहाड़ी जानवरों का शिकार कर लिया, उन्हीं जानवरों का जिन्हें कालियां अपनी पवित्र संपत्ति मानती थीं। और इसका अंजाम बहुत भयानक हुआ। इन ताकतवर आत्माओं को नाराज करने की सजा के तौर पर मालू ने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी पागलपन में बिताई। ये एक साफ चेतावनी थी कि प्रकृति की शक्तियों की इज्जत करनी चाहिए। पर आत्माओं की ये दुनिया सिर्फ पहाड़ों तक ही नहीं थी। कुछ आत्माएं, जिन्हें हम भूत कह सकते हैं, वो समाज के अंदर ही काम करते थे, और उनका एक ही मकसद था सामाजिक नियमों को लागू करवाना। सुनने में भले ही ये अजीब लगे, लेकिन इन भूतों का काम बड़ा प्रैक्टिकल था। मतलब अगर किसी परिवार ने अंतिम संस्कार ठीक से नहीं किया तो ये भूत किसी सदस्य पर हावी हो जाते थे, या फिर शादी ब्याह के जो नियम थे, जैसे कि बहुपतित्व, उनको बचाने के लिए ये जिंदा लोगों को डराते धमकाते थे। तो एक तरह से ये समाज के वो अनदेखे गार्डियन थे जो नियमों को लागू करवाते थे। तो 1938 की इस भूली बिसरी नोटबुक की आज के ज़माने में क्या अहमियत है? ये बस एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है। सच पूछे तो ये पांडुलिपि अनमोल है।
ये हमें 20वीं सदी की शुरुआत का एक दुर्लभ अंदरूनी नजरिया देती है। ये इस बात को पक्का करती है कि किन्नौरी संस्कृति कितनी मजबूती से आज भी चली आ रही है। और तो और, आज के दौर के जो रिसर्चर्स हैं, उनके काम को भी ये सही साबित करती है। ये एक छोटा सा दस्तावेज है, लेकिन इसमें इतिहास की एक गहरी समझ छिपी है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक खोई हुई नोटबुक किसी पूरी संस्कृति को देखने का हमारा नजरिया बदल सकती है, तो जरा सोचिए, इतिहास की परतों में और न जाने कितनी कहानियां दफन होंगी जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।